मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि जो अनुसंधान कार्य हैं, रिसर्च फंडिंग्स हैं, वो किसानों तक पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसमें आप मेरी चर्चा हिंदी में सुन सकते हैं। तो मेरे इस प्रयास में आप सहयोग कीजिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी सही जानकारी मिले, ताकि वो भी उसका लाभ अपनी खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो फेरस सल्फेट आता है, जिसका हम प्रयोग आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए करते हैं, उसको हमें सीधे जमीन में नहीं डालना चाहिए, उसको हमें सीधे मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए। आज मैं उसी बात पे चर्चा करूंगा। इसका प्रयोग हमें छिड़काव से करना चाहिए और मिट्टी में मिलाने के लिए हमें चिलेटेड वाला आयरन जो आता है, FeEDT आता है, उसको देना चाहिए। मिट्टी में मिलाने के लिए चिलेटेड वाले बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो जो फेरस सल्फेट है, इसको आप कभी भी मिट्टी में ना मिलाएं। देखिए, जो आयरन है, लोहा जो है, वो एक इसेंशियल न्यूट्रेंट है, आवश्यक तत्व है और ये क्लोरोफिल बनाने में बहुत सहायता करता है। जब भी लोहे की कमी होती है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, सबसे पहले पत्तियों का रंग हल्का हरा हो जाता है, पीला हो जाता है और आखिर में पत्तियां सफेद हो जाती हैं। तो जो ग्रीननेस है, जो हरापन है, वो इस आयरन की कमी की वजह से होता है। अब जब क्लोरोफिल ही नहीं रहेगा तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और पौधे का अच्छा विकास नहीं होगा। सामान्यतः हम ये सोचते हैं कि जो पीला रंग हो रहा है वो नाइट्रोजन कमी के कारण हो रहा है। ठीक है, वो नाइट्रोजन कमी से भी होता है, सल्फर की कमी से भी होता है, मैग्नीशियम की कमी से भी होता है, आयरन की कमी से भी होता है। तो पत्तियों में पीलापन जो है बहुत कारणों से हो सकता है। हमें उन कारणों को पहले खोजना चाहिए, उसी प्रकार से उसका निदान करना चाहिए। तो ये जो अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो आयरन की कमी होती है, इससे भी पत्तियां सफेद होने लगती हैं और खास तौर से जो ऊपरी पत्तियां आती हैं, नई पत्तियां आती हैं, वो सफेद सी होने लगती हैं और सफेद सी पड़ जाती हैं। और जहां आयरन बहुत ज्यादा कमी हुई, बिल्कुल पौधे का विकास रुक जाता है, उसमें टिलर नहीं बनते, बालियां नहीं बनती, पौधे वहीं रह जाएंगे, पत्तियां बिल्कुल रह जाएंगी। आप सोचिए, जब पत्तियों में क्लोरोफिल है ही नहीं तो पौधे के अंदर कोई भी भोजन नहीं बन पाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, उसमें भाग लेना। फोटोसिंथेसिस में तो भाग लेता ही है और पौधे के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी होता है। तो जो आयरन की जो डेफिशिएंसी अगर शुरू से ही हो गई पौधे के अंदर, तो पौधा शुरू से ही दबा रह जाएगा, फसल हमारी छोटी रह जाएगी, दबी रह जाएगी और हम कोई दूसरी खाद डालते रहे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कुछ भी करते रहे, फिर हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। जिस तत्व की कमी होती है, हमें वही तत्व देना चाहिए, दूसरा तत्व देने से हमें कोई लाभ नहीं होता है। तो ये आयरन की डेफिशिएंसी आपको पहचाननी चाहिए। इस पे पहले मैं वीडियो बना भी चुका हूं और अभी मैंने जैसा आपको बताया कि ऊपर की जो पत्तियां होती हैं, नई पत्तियां सफेद पड़ने लगती हैं, वो जो है आयरन की, लोहे की कमी होती है। अब इसमें क्या एक कंफ्यूजन ये हो जाता है कि आयरन की कमी को पूरा करने के लिए फेरस सल्फेट एक साल्ट आता है और ये बाजार में उपलब्ध रहता है, पानी में घुलनशील है, लेकिन हम इसको मिट्टी में दे देते हैं, सीधे जमीन में दे देते हैं। आपको इसको कभी भी मिट्टी में नहीं देना है, जमीन में नहीं मिलाना है। इस बात को मान लीजिए, समझ लीजिए कि आपने खरीदा और मिट्टी में मिला दिया, फसल में दे दिया, पानी के साथ चला के सिंचाई के साथ दे दिया। ये काम आपको कभी नहीं करना है। आपको इसको मिट्टी में मिलाना ही नहीं है, बिल्कुल भी। क्यों? इसका कारण है, जब हम इसको मिट्टी में मिलाते हैं, इसका विज्ञान समझिए आप थोड़ा सा, कि जो ये फेरस है, ये फेरस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बदल जाता है फेरिक में। मिट्टी में ये फेरस, पहले फेरस टूटेगा, सल्फेट टूटेगा और ये फेरस जो है फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। फेरिक इसकी फॉर्म होती है। ये ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि देखिए मिट्टी के अंदर क्या होती है, वायु है, वायु में ऑक्सीजन है और ये वायु में जाकर के जब वायु से रिएक्शन करता है, मतलब ऑक्सीजन से जब ये रिएक्शन करता है मिट्टी के अंदर, तो ये फेरिक में बदल जाता है। अब ये जो फेरिक वाला आयरन है, जो फेरिक वाला लोहा है, इसको पौधे नहीं लेते हैं, इसका अवशोषण नहीं करते हैं पौधे, जड़ें इसको नहीं लेती, अवशोषण नहीं होता है, जड़ें इसको नहीं ले पाती। तो अब देखिए, जो आयरन है किससे अब्जॉर्ब होगा? जड़ों से होगा। अब मिट्टी में हमने डाला तो फेरस सल्फेट बन गया, क्या? फेरिक, क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या है, हवा है, उससे ऑक्सीजन से ये फेरिक बन गया। अब जड़ें इस फेरिक को नहीं ले पाएंगी, तो हमारे डालने में कोई फायदा नहीं हुआ, तो ये फेरिक में कन्वर्ट रहेगा। पौधे की जो जड़ें लेती हैं वो इस फॉर्म को लेती हैं, तो ये जो फॉर्म होती है, जड़ें इसी को लेती हैं, जड़ें इसी का अवशोषण करती हैं। अब ये बन जाता है फेरिक, तो जड़ें इसका अवशोषण नहीं कर पाती और हमारी वो डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो पाती और कमी बनी रहती है और इससे हमें लाभ नहीं मिल पाता और हमें लगता है हम इसकी मात्रा और बढ़ा दें, 4 किलो डाल दें, 5 किलो डाल दें, 6 किलो डाल दें, तो हमें उसका लाभ मिलेगा, लेकिन हमें उसका लाभ नहीं मिल पाता है।
वास्तव में पौधे में उसकी कमी बनी रहती है, फसल पर उसका प्रभाव बना रहता है। तो आप कभी भी फेरस सल्फेट को मिट्टी में आप कभी भी ना मिलाएं। आपको जो इसको देना है वो आप इसका जो है स्प्रे कीजिए, इसका छिड़काव कीजिए पत्तियों पर। तो पत्तियों पर जब आप इसका छिड़काव करेंगे तब ये पत्तियों के माध्यम से पौधे में मिल जाएगा। अब आप इसका जो छिड़काव करेंगे तो आप इसको जब भी बनाएं, जो इसका छिड़काव करें, इसका 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर का ही बनाइए आप। इससे ज्यादा का आप बनाएंगे तो पत्तियों के जलने का डर बना रहता है। तो 2 से 3 ग्राम फेरस सल्फेट आपको लेना है और 1 लीटर पानी में घोल देना है। और फिर फसल के अनुसार 200 लीटर पानी 1 एकड़ का भी लग सकता है, 250 लीटर भी लग सकता है। हमारी फसल कितनी बड़ी है, छोटी फसल है तो कम पानी लगेगा, और बड़ी फसल हो गई तो पानी हमारा ज्यादा लगेगा। लेकिन आपको 2 से 3 ग्राम रखना है, इससे ज्यादा मत बढ़ाइए, नहीं तो उसकी पीएच अम्लीय हो जाती है और फिर पत्तियों के जलने का डर रहता है। तो आप ये स्प्रे 2 से 3 बार कर देंगे, 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर 2 से 3 बार आप स्प्रे कर दें तो इसकी पूर्ति हो जाएगी। अगर आपको मिट्टी में मिलाना है तो चिलेटेड वाला जो आता है, आयरन ईडीटीए जो होता है चिलेटेड वाला, मिट्टी में चिलेट वाला आप मिलाइए। चिलेट आयरन जो आता है FeEDTA, आप इसको मिलाइए। तो ये मिट्टी के लिए होता है। जो इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं वो EDTA के मिलते हैं। कुछ लोग जो है इसका चिलेट का, आयरन का भी स्प्रे करते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं है जितने रिजल्ट्स फेरस सल्फेट के जो साल्ट होता है, जो आयनिक साल्ट है, उसके अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो हमें जो अच्छा प्रभाव मिलेगा फेरस सल्फेट का पत्तियों पे, छिड़काव पे मिलेगा, जमीन पे नहीं मिलेगा। और चिलेट वाले का हमें कहां मिलेगा? चिलेट वाले का हमें मिलेगा मिट्टी में, इसका सबसे अच्छा हमें प्रभाव मिलेगा। तो अगर आपको शुरू में मिलाना है, डेफिशिएंसी पूरी करनी है, मिट्टी में मिलाना है तो चिलेटेड वाला मिलाइए, और अगर आपको छिड़काव करना है तो फेरस सल्फेट का कीजिए जो आता है साल्ट के रूप में। तो ये आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि क्यों नहीं हमको करना चाहिए फेरस सल्फेट का प्रयोग मिट्टी में। मिट्टी में जमीन में मिलाएंगे हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा और हमारा पैसा खराब हो जाएगा। तो इसके पीछे की एक साइंस मैंने आपको बताई कि ये फेरस फेरिक में बदल जाता है। बहुत छोटी बात बता रहा हूं मैं आपको। और फेरिक का जो रूप बदलता है उसको जड़ें ले नहीं पाती हैं अपने अंदर, तो उसका शोषण हो नहीं पाता है। जबकि चिलेट वाले को जड़ें ले लेती हैं, तो मिट्टी में चिलेट वाला काम करता है और छिड़काव में ये वाला काम करता है। तो आप फेरस सल्फेट का अगर प्रयोग कर रहे हैं फसल में तो आप कभी भी सीधे मिट्टी में मत मिलाइए, पानी के साथ मत चलाइए, ड्रिप के साथ उसे मत चलाइए, सिंचाई के पानी के साथ उसे मत दीजिए। जब भी आपको उसका प्रयोग करना है छिड़काव से कीजिए। अगर आपको मिट्टी में प्रयोग करना है तो चिलेट वाला आप प्रयोग कीजिए, तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि क्यों हमको नहीं डालना चाहिए सीधे फेरस सल्फेट जमीन में। तो इस बात को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी साइंस पता चले, इसका विज्ञान पता चले, जो वास्तव में प्रमाणिक जानकारी है वो उनको मिले, ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। तो आप कृषि किसान प्लेलिस्ट के लेक्चर्स को देखिए और उसका लाभ लीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।